हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 16 मई की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है स्टैटिस्टिकल सकर। इसका पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे? आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, सर्च करना है आशीष क्लासेज, या फिर लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप यहाँ ये पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। और साथ में आप आशीष क्लासेज एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करने को मिलेंगे। इसकी वोकैबलरी, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो सारी पीडीएफ मैं उपलब्ध करवा चुका हूं आपको। वर्ड लिस्ट आपको मिल चुकी है सुबह ही। एडिटोरियल जो भी होता है, जो भी पीडीएफ होती है, जो भी वर्ड लिस्ट होती है, वो सब आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ ज़रूर से जुड़ें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी वहीं पर आपको मिलती हैं। तो स्टैटिस्टिकल सकर नाम से जो एडिटोरियल है, उसमें आपको मैंने बहुत बार बताया है पहले भी कि जिन वर्ड्स का एंड हम एल से करते हैं वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कम्युनल होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है ना, ऐसे ही ये स्टैटिस्टिकल दे रखा है। ठीक, तो जिन वर्ड्स का एंड एल से होता है वो क्या कहते हैं? उन्हें एडजेक्टिव्स कहेंगे। और एडजेक्टिव है तो आगे वाला नाउन होगा सकर, और इसका मतलब जो है वो या तो होगा ऐड, या होगा हेल्प, या होगा रिलीफ। तो ऐड और हेल्प का मतलब तो है सहायता, और रिलीफ का मतलब है राहत। स्टैटिस्टिकल का मतलब है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी राहत है, सांख्यिकी राहत, ये इस एडिटोरियल का टाइटल है। और चूंकि सांख्यिकी वर्ड का मतलब बताया मैंने, तो आप ये भी समझें कि ये एडिटोरियल है वो फाइनेंशियल एडिटोरियल है। यहाँ पे इकोनॉमी बेस्ड कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इकोनॉमी आधारित जो भी एडिटोरियल्स डिस्कस हम करते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की वोकैबलरी आपको मिलती है। ठीक है, तो एंड तक सेशन को देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि 5-10 मिनट ही देखकर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चाहे अंग्रेजी सीखने की बात करें या कोई और चीज़ सीखने की बात करें, आप नहीं सीख पाएंगे। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पूरा सेशन देखना पड़ेगा, आपको हर एक छोटी छोटी बातों को नोट करना पड़ेगा, और अगले सेशन से पहले उन सारी चीज़ों को रिवाइज करके फिर नेक्स्ट सेशन को देखना चाहिए आपको। ये एक प्रोसीजर है जिससे आप अगर गुजरेंगे और लंबे समय तक यही चीज़ें फॉलो करते चलेंगे तो अंग्रेज़ी आपकी बेहतर हो जाएगी और अच्छे मार्क्स आप एग्ज़ाम में प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन और समझते चलिएगा पूरी कहानी। द रीडिंग फॉर रिटेल इन्फ्लेशन। रीडिंग का मतलब होता है आंकड़े, कह दीजिए, जो भी पठनांक है, जो भी आंकड़े सामने आए हैं, किसके? रिटेल इन्फ्लेशन के, खुदरा महंगाई के। एक होती है होलसेल इन्फ्लेशन, एक है रिटेल इन्फ्लेशन, ये खुदरा महंगाई है। ब्रेक्ड, ब्रेक जो है वो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। ब्रेक क्या होता है? हम किसी वाहन पर ब्रेक लगाते हैं तो उसकी गति को हम धीमा करते हैं, उसको रोक देते हैं। शार्पली का मतलब काफ़ी तेज़ी से, कह दीजिए। ठीक है, तो जो आंकड़े हैं खुदरा महंगाई के, उस पर बहुत ज़्यादा ब्रेक लग गया है, कह दीजिए, या फिर यूँ कहें कि इन आंकड़ों पर ये काफ़ी धीमे पड़ गए हैं। लास्ट मंथ, पिछले महीने की बात है, और कहाँ तक चले गए हैं? 18 महीने के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुँच चुके हैं, और वो निम्नतम स्तर बताया है 4.7% का। ठीक है, एडेड इन नो स्मॉल मेजर बाय द फैक्ट। एडेड मतलब इसको सहायता मिली है कहें तो। ये आंकड़े जो हैं, ये जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, वो 18 महीने के सबसे निम्नतम स्तर पर जो पहुंचे हैं, उसमें सहयोग किसका रहा है? क्यों महंगाई कम हुई है? तो महंगाई कम होने के पीछे यहाँ पे ऐड किसका मिला है? सहायता मिली है किसकी? इस फैक्ट की। फैक्ट क्या है? दैट प्राइस गेन्स हैड हिट एन 8-year हाई ऑफ 7.8% इन अप्रैल 2022। तो फैक्ट ये है कि जो कीमतों में बढ़ोतरी है, प्राइस गेन्स हैं, हैड हिट, उसने हिट किया था 8-year हाई, 8 सालों का सबसे उच्चतम स्तर, और कितना? 7.8%। कब की बात है? अप्रैल 2022 की बात है। और बीच में कहा इन नो स्मॉल मेजर, है ना। नो स्मॉल मेजर का मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, बड़ा अंतर लाने वाली बात है। ठीक है, आप देखें कि ये जो येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट आपको दे रखा है वो सारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ रीडिंग जो है ये भी ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो ब्रेक्ड है। फिर ये प्राइस गेन्स है, ये भी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैड हिट है। ठीक है, अच्छा जी, क्या मैं रिपीट कर दूं एक बार इस चीज़ों को, उसके बाद में क्या कुछ खास बातें हैं वो हम चर्चा कर लेंगे। तो रिटेल इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं उसमें काफ़ी तेज गति से ब्रेक लगा है पिछले महीने,
और ये ब्रेक लगकर कहाँ चली गई है, 18 महीने के सबसे निम्नतम स्तर पर महंगाई पहुंच चुकी है। और वो स्तर कौन सा है, 4.7% का। इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें एक फैक्ट का सहारा लगा है ना, कि क्यों इतना बड़ा अंतर आया है। तो उसके पीछे कारण ये है कि भाई अप्रैल 2022 के अंदर अगर देखें तो 8 सालों का उच्चतम स्तर इसने प्राप्त किया था 7.8% का। उसकी तुलना में तो बहुत कम ये महंगाई के आंकड़े नजर आ रहे हैं आपको पिछले महीने में। ब्रेक का मतलब आपको नोट करना है, जो कि क्रिया है किसकी, इस सब्जेक्ट की, रीडिंग की। देखो द डिटरमिनर है और डिटरमिनर के बाद में हम लगाते हैं क्या, नाउन। तो ये तो नाउन हो गया, ठीक है। रीडिंग क्या है, नाउन है। इसके बाद में ब्रेक की तीनों फॉर्म ब्रेक, ब्रेक्ड, ब्रेक्ड होती है। फोर है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में लगता है ऑब्जेक्ट, तो रिटेल इन्फ्लेशन ये ऑब्जेक्ट है इसका। रिटेल और इन्फ्लेशन दोनों ही क्या काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो होता है नाउन या फिर होता है प्रोनाउन। तो ये नाउन है। इन्फ्लेशन में देखो TION दे रखा है, इस कारण से भी नाउन है। शार्पली है वो एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। इधर देखोगे तो यहाँ पे हेड हिट, इसकी वर्ब बताई मैंने आपको, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो हिट यहाँ पे थर्ड फॉर्म मानिए। हिट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, हिट 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 ही होती है, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। लेकिन यहाँ कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कैसे पता लग गया, क्योंकि हेड दे रखा था आपको, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया होगा। बस आंकड़ों की गणित है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप पूरे एडिटोरियल में देखोगे तो सभी तरफ आपको केवल यहाँ आंकड़े नजर आएंगे। बस इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखें, वो नोट कर लें, और बाकी सब चीज़ें बता ही रहा हूँ मैं, उन पर ध्यान देते चलें। आगे देखो, वाइल एट द हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन कूल्ड। कूल का मतलब है धीमा पड़ना, ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाना। वाइल से जब सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो मान के चलो कि ये एक कंजंक्शन है और दो उपवाक्यों को जोड़ता है। भी कंजंक्शन का काम ही क्या है, दो शब्दों को जोड़ना, दो उपवाक्यों को जोड़ना। तो ये उपवाक्यों को जोड़ रहा है, और कैसे उपवाक्यों को जोड़ेगा, दो विपरीत उपवाक्यों को जोड़ेगा। कॉन्ट्रास्टिंग एडवर्सेटिव जो स्टेटमेंट्स होते हैं, विपरीत जो विरोधाभासी वाक्य होते हैं, उनको जोड़ता है। तो जहां एक तरफ हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन, अब देखो ये क्या होता है, हेडलाइन लेवल तो स्तर होता ही है, इन्फ्लेशन महंगाई है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं। दो तरह के वर्ड्स मिलेंगे आपको इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल्स में। एक मिलेगा हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक मिलेगा कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जिसमें हम सभी चीज़ों की महंगाई को शामिल करेंगे, सभी चीज़ों के आंकड़े लेंगे। और कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हम फूड और एनर्जी वाले जो आइटम्स हैं उनको निकाल कर बाकी महंगाई मापते हैं, वो कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। और ये सारे आंकड़े हमें प्राप्त कैसे करते हैं, सारे आंकड़े हमें प्रोवाइड कौन करता है, CPI करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा ये आंकड़े रिलीज होते हैं। जब हम सभी आइटम्स की महंगाई को मापेंगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाएगा, और उस पूरी महंगाई में से आप फूड और एनर्जी वाले प्राइसेस को निकाल देंगे तो वो कोर इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो कह रहा है कि जहां हेडलाइन स्तर के इन्फ्लेशन जो है वो धीमा पड़ गया, कितना, 96 बेसिस पॉइंट्स। कहां से, पहले मार्च में कितना था, 5.66% था। द मंथ ऑन मंथ प्राइस गेन्स बेस्ड ऑन द प्रोविजनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन अप्रैल। तो मंथ मतलब मंथ ऑन मंथ मतलब महीने दर महीने, पिछले महीने में क्या था, इस बार क्या है, उससे अगले महीने में क्या है, ये मंथ ऑन मंथ है। ये जो प्राइस गेन्स है, बढ़ोतरी है, किसके आधार पर, प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, प्रोविजनल होता है वो अंतरिम होता है, हिंदी में कहें तो प्रोविजनल क्या होगा, अंतरिम, टेम्परेरी कह दीजिए। याद रखें कि जिन वर्ड्स के एंड में AL होता है वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, AL दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है किसके आधार पर, जो अंतरिम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI है, उसके आधार पर इन अप्रैल अप्रैल के अंदर जो प्राइस गेन्स रहे, वो प्राइस गेन्स उसने दिखाया क्या, क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब बढ़ोतरी, क्विक से बना है क्विकनिंग, बढ़ोतरी। कहाँ तक, 0.51%। और कहाँ से, पहले मार्च के अंदर ये पेस, ये गति, पेस का मतलब गति होता है, ये गति कितनी थी, 0.23% थी। मैंने कहा था पहले ही कि इस पूरे एडिटोरियल में आपको केवल आंकड़े मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ट्रांसलेट करते हुए चल रहा हूँ, सारी बातें समझा रहा हूँ, तो उससे आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आएगा। एक बार फिर समझिए, इसमें सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात करें तो आपको एक सब्जेक्ट दे रखा है प्राइस गेन्स, इसकी वर्ब है वो शोड है, बस बात खत्म। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। कूल है ये वर्ब, एक वर्ड दे रखा है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी कम होना।
जो कह सकते हो कि तीव्रता कम होना, यूँ कह सकते हो, ढीला पड़ना कह सकते हो। तो कह रहा है कि हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन महंगाई जो है, वो 96 बेसिस पॉइंट्स तक कम हुई है। कहाँ से तुलना की है? मार्च में इतनी थी और अप्रैल में आकर ये 96 बेसिस पॉइंट्स कम हो गई है। ठीक है, मंथ ऑन मंथ, महीने दर महीने, यहाँ पे एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या? कि जब आप एक जैसे नाउन्स को प्रेपोजिशन से कनेक्ट करते हैं, एक जैसे नाउन्स मतलब लेफ्ट में आपको मंथ दे रखा है और राइट में भी मंथ दे रखा है, तो ये हो गया एक जैसे नाउन्स, बीच में दे रखा है प्रेपोजिशन। तो ऐसे कंडीशन में जब दो नाउन्स जो लेफ्ट और राइट सेम हैं, बीच में प्रेपोजिशन है, तो याद रखिएगा हमेशा कि वो दोनों नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। मंथ यहाँ पे भी सिंगुलर और वो भी सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महीने दर महीने, मतलब जैसे मार्च का महीना, फिर अप्रैल का महीना, फिर मई का महीना, फिर जून, फिर जुलाई, तो एक एक महीने की हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो जहाँ ये जो हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन है वो 96 बेसिस पॉइंट्स कम हो गया मार्च की तुलना में। वहीं मंथ ऑन मंथ जो प्राइस गेन्स है, किसके आधार पर? सीपीआई के आधार पर। मैंने कहा था कि ये आंकड़े रिलीज कौन करता है? सीपीआई करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है अप्रैल में। मैंने कहा था विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ेगा। तो एक तरफ यहाँ पे तो हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, लेकिन जो अंतरिम आंकड़े मिले हैं इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, वहाँ पे जो कीमतों में बढ़ोतरी है उसने दिखाया है बढ़ोतरी। कितनी? 0.51% की। पहले ये मार्च में कितना था? मार्च में इसकी गति थी 0.23%, लेकिन अप्रैल में ये गति बढ़कर 0.51% पे हो गई है। तो ये इस स्लाइड में कुछ खास बातें थी, ये चर्चा हमने की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप फिर से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए पूरी कहानी। अब आइए आप नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि इन्फ्लेशन ऑल्सो स्लोड इन अप्रैल। इन्फ्लेशन महंगाई होता ही है, महंगाई अप्रैल में भी कम हुई है। महंगाई की वर्ब है वो स्लोड है। ऑन द बैक ऑफ, ऑन द बैक ऑफ का मतलब है इस आधार पर। किस आधार पर कम हुई है? क्या बेसिस था इसका? इसका बेसिस था ईयर ऑन ईयर सॉफ्टनिंग। ईयर ऑन ईयर, जैसे मंथ ऑन मंथ था वैसे ईयर ऑन ईयर है। वहाँ पे हम तुलना कर रहे थे एक एक महीने की महंगाई का, यहाँ तुलना करेंगे एक एक साल की। तो साल दर साल यहाँ सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग का मतलब है ढीला पड़ना, सॉफ्ट से बना है सॉफ्टन, धीमी पड़ी थी। फूड प्राइस गेन्स मतलब खाद्य महंगाई जो है वो धीमी पड़ गई थी। कैसे? विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, क्योंकि जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, ये जो सूचकांक है, इसमें थोड़ा कमी देखी गई थी। ऑलमोस्ट लॉक स्टेप विद द ब्रॉडर इंडेक्स, लगभग लॉक स्टेप। लॉक स्टेप का मतलब होता है साथ साथ में चलना, है ना, तालमेल बैठा के चलना। जैसी गति इसकी थी वैसी गति इसकी थी, तो लगभग ये साथ साथ चल रहा था व्यापक सूचकांक के। तो कह रहा है रीडिंग, अब थोड़ा समझाया है कैसे। जो रीडिंग है, आंकड़े हैं, स्लिड, स्लिड स्लाइड की सेकंड फॉर्म है सब। स्लाइड का मतलब खिसकना होता है, नीचे गिरना होता है, तो स्लिड इसकी सेकंड फॉर्म है, नीचे गिरी। ये आंकड़े नीचे गिर गए कितने? 95 बेसिस पॉइंट्स। कहाँ से? प्रीवियस मंथ के 4.79% से। तो 4.79% में से 95 कम करोगे तो ये बन रहा है आपका 3.84%। ये एक सेंटेंस पूरा हो गया। किसी भी अखबार को पढ़ने का तरीका, किसी भी मैगजीन को पढ़ने का तरीका, जब आप इंग्लिश सीखने की बात करते हैं वहाँ पे ये सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब निकाल लेने हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो आपको नोट डाउन कर लेने होते हैं। एक सेंटेंस को पूरा पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद में एक बार फिर से पढ़ेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो कह रहा क्या है कि महंगाई अप्रैल में कम हुई, अप्रैल में भी कम हुई। किस आधार पर? क्योंकि साल दर साल फूड प्राइस गेन्स जो हैं वो धीमे पड़ गए। क्यों धीमे पड़ गए? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है, उसमें वो लगभग ब्रॉडर इंडेक्स, जो बड़े स्तर की इंडेक्स है, उसके लगभग समान चल रही थी, उससे तालमेल बैठा के चल रही थी। फिर बता दूं, इन्फ्लेशन की वर्ब है स्लोड है। इन्फ्लेशन, महंगाई अप्रैल में धीमी पड़ी। किस आधार पर पड़ी? क्योंकि साल दर साल फूड प्राइस गेन्स, जो खाद्य कीमतें होती हैं, वो कम रही। खाद्य कीमतें किसके साथ कम रही? खाद्य कीमतें, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स देखा, इसके अंदर भी थोड़ा कीमतें कम थी, खाद्य कीमतें भी कम थी। ठीक है, लगभग ये बराबर चल रहा था बड़े स्तर की कोई इंडेक्स से अगर तुलना करें तब। थोड़ा समझाया है कैसे, क्योंकि जो ये आंकड़े थे वो नीचे गिरे और 95 बेसिस पॉइंट्स तक नीचे गिरे पिछले महीने के 4.79% से, और अगर इसमें से 95 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है तो 3.84% पे रह गया। ये पूरी कहानी है।
सब्जेक्ट है आपका इन्फ्लेशन, वर्ब दे रखी है आपको स्लोड। सब्जेक्ट है रीडिंग और वर्ब दे रखी है स्लिड। ये तो सब्जेक्ट वर्ब की कहानी हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा जी, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, बहुत बार बताया है मैंने पहले भी, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखें कि मैन वर्ब अगर दे रखी है आपको तो ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करना चाहिए। अगर मैन वर्ब दे रखी है तो ऑल्सो का प्रयोग कहाँ करोगे, मैन वर्ब से पहले करोगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ये स्लोड जो है ये मैन वर्ब है, इससे पहले ऑल्सो है। रीडिंग की वर्ब स्लिड बताई दी मैंने आपको, स्लाइड की सेकंड फॉर्म है। लॉक स्टेप का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलना, एक गति से चलना, है ना, तालमेल बिठाकर चलना, ये होता है। आगे बढ़िए। ऑयल्स एंड फैट्स वर अ वाइटल कंट्रीब्यूटर। अगर आप तेल और वसा की बात करें तो इनका योगदान बड़ा रहा। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब सिग्निफिकेंट भी होता है। वाइटल क्या होता है, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। कंट्रीब्यूटर क्या होता है, योगदान देने वाला, कंट्रीब्यूट करने वाला। तो ऑयल्स और फैट्स जो हैं ये वाइटल कंट्रीब्यूटर रहे, मतलब ये जो क्षेत्र था इसका बड़ा योगदान रहा। विद अ डिफ्लेशन इन प्राइसेस, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा है। इन्फ्लेशन में कीमतें बढ़ती है, डिफ्लेशन में कीमतें गिरती है। तो यहाँ पे कीमतों में गिरावट वो काफ़ी ज़्यादा गिरी और कहाँ तक चली गई, पिछले महीने 12.3% तक चली गई। कहाँ से, मार्च में कितनी थी, 7.86% थी। अब ये कीमतें गिरकर कहाँ तक पहुँच गई, 12.3% पर चली गई। तो ये एक बार फिर से आपके सामने है एक सेंटेंस। इस सेंटेंस में ऑयल्स एंड फैट्स की वर्ब है वर, ए डिटर्मिनर है, वाइटल एडजेक्टिव है, कंट्रीब्यूटर नाउन है, विद प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, डिफ्लेशन नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट प्राइसेस नाउन है, वाइडनिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टू प्रेपोजिशन है और फिर 12.3% ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट मंथ के अंदर लास्ट है वो एक प्रकार से वैसे तो एडजेक्टिव का काम करेगा और मंथ यहाँ पे नाउन दे रखा है आपको। फ्रॉम प्रेपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑयल्स और फैट्स है वो काफ़ी वाइटल कंट्रीब्यूटर रहे। इसमें कीमतों में जो कमी है वो बढ़कर 12.3% तक चली गई पिछले महीने। मार्च में कितनी थी, इतनी थी। तो देखो यहाँ से शुरू हुई कहानी और यहाँ पर ख़त्म हुई। तो जहाँ कहानी शुरू होती है वहाँ फ्रॉम लगाते हैं और जहाँ कहानी ख़त्म होती है वहाँ पे टू लगाते हैं। मीन शुरुआती बिंदु से पहले फ्रॉम लगता है और अंतिम बिंदु से पहले टू लगता है। क्लियर है? आगे देखो। ऑल्सो इन्फ्लेशन इन सीरियल्स। सीरियल जो क्या होता है, सीरियल होता है वो अन्न या अनाज को बोलते हैं। ऑल्सो का प्रयोग मैंने कहा था मैन वर्ब से पहले होता है। ऑल्सो का प्रयोग, दूसरा प्रयोग देख लो, किसी सेंटेंस के पहले भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस से पहले है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। साथ ही में देखिए, अगर अनाज में महंगाई देखें, विच हैज़ द हाइएस्ट वेट ऑफ ऑलमोस्ट 10% इन द CPI। CPI एक इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता सूचकांक है, ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। इस CPI के अंदर इसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, 10% तक कवर करता है क्या, अनाज। तो इस अनाज की महंगाई जो है वो भी इन्फ्लेशन स्लो रही, कम हुई। इन्फ्लेशन की वर्ब है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। और विच आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, विच आ रहा है सीरियल्स के लिए, ठीक है। इसकी वर्ब है वो हैज है। ये स्लो हो गई कितनी, 160 बेसिस पॉइंट तक। कहाँ चली गई, 13.7% पर। कहाँ से, 15.3% से। और ये कौन से महीने की बात है, प्रीसीडिंग मंथ की बात है। प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस, पहले वाला महीना। प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, प्रीवियस। तो पिछले महीने की तुलना में पिछले महीने में इतना था और अब की बार 13.7% पे ये पहुंच गया। तो मतलब अनाज में महंगाई भी कमी आई है, ठीक है। तो कहना कि आंकड़ों में तो राहत की बात है, इसीलिए तो टाइटल रखा था स्टैटिस्टिकल सकर, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े देखकर लग रहा है कि महंगाई कम हो रही है। तो ये आंकड़ों की राहत है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर। क्या कहना चाहता है, हाउएवर, हालांकि, अ क्लोजर लुक, अगर थोड़ा नजदीक से देखोगे, क्लोजर लुक, क्लोजर क्या होता है, डिग्री कंपैरेटिव है क्लोज का। क्लोज नजदीक, क्लोजर और नजदीक। लुक मतलब नजर डालना है, क्लोजर यहाँ पे एडजेक्टिव है, लुक यहाँ पे नाउन है। हालांकि थोड़ा नजदीक से देखते हो तो वो क्या दिखाता है, वो लुक दिखाता है प्राइस गेन्स एक्सेलरेटेड, की कीमतों में बढ़ोतरी है, उसमें गति तेज हुई है। सिक्वेंशियली मतलब क्रमशः, लगातार। सिक्वेंशियली क्या होता है, कंसेक्यूटिवली, एक के बाद एक। 9 ऑफ द 12 सब ग्रुप्स ऑफ द फूड एंड बेवरेज कैटेगरी, खाद्य और पेय। बेवरेज क्या होता है, पेय पदार्थों को बोलते हैं।
तो अगर आप खाद्य और पेय पदार्थों की कैटेगरी की बात करें, वहां पे 12 सब ग्रुप्स हैं, 12 में से 9 के अंदर अगर देखोगे ना तो कीमतों बढ़ोतरी एक्सेलरेट हुई है। एक्सेलरेट क्या होता है? गाड़ी में होता है एक्सेलरेटर, वो गति को तेज करता है, तो वही इसका मतलब है, ये वर्ब है यहाँ पे, इसमें गति तेज रही है। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स, अब ये दैट आ रहा है इस कैटेगरी के लिए। कौन सी कैटेगरी है साहब? फूड और बेवरेज वाली कैटेगरी है। ये कैटेगरी कॉन्ट्रीब्यूट करती है लगभग 46% वेट किसमें? सीपीआई बास्केट में। जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये जो बास्केट है, टोकरी है, इसके अंदर जितने आइटम्स हैं उन आइटम्स में ये लगभग 46% वेटेज है इसका, फूड और बेवरेज का। और फूड और बेवरेज को अगर देखोगे तो उसमें से 12 सब ग्रुप में से 9 में देखो कीमतों बढ़ोतरी हुई है सब। तो आपने शुरुआत में तो अच्छा खुश कर दिया है मन कि आपके जो आंकड़े हैं वो आपके फेवर में हैं, लेकिन यहाँ पे आंकड़े आपके फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट है क्लोजर लुक, लुक की वर्ब है शोज। सब्जेक्ट है गेन्स, वर्ब है एक्सेलरेटेड। सब्जेक्ट यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्ट करेगा कैटेगरी को, कैटेगरी की वर्ब है कंट्रीब्यूट्स। आगे आइए, वाइल वेजिटेबल प्राइसेज, वाइल फिर आ गया, क्या काम करेगा? थोड़ा सा याद करो क्या बताया था। वाइल कंजंक्शन है, दो क्लोजेज को जोड़ेगा, विपरीत क्लोजेज को जोड़ेगा। तो यद्यपि जो वेजिटेबल प्राइसेज है, जो सब्जी की कीमतें हैं, रिमेंड वो रही। इन डिफ्लेशनरी टेरिटरी, डिफ्लेशनरी क्या होता है? वही इन्फ्लेशन से बनता है इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशन से बनता है डिफ्लेशनरी। डिफ्लेशन क्या बताया था? कीमतों में कमी। टेरिटरी होता है क्षेत्र। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यद्यपि सब्जी की कीमतें तो रही कम, इसमें कमी आई। व्हेन कंपेयर्ड विद द ईयर अर्लियर, जब तुलना की जाए एक साल पहले के हालातों से, दे रजिस्टर्ड 1.7% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। फिर भी यहाँ कीमतें कम तो हुई हैं, फिर भी यहाँ अगर महीने दर महीने देखोगे तो 1.7% का इन्फ्लेशन दिखेगा आपको, राइट। सब्जेक्ट है वेजिटेबल प्राइसेस, वर्ब है रिमेंड, सब्जेक्ट है दे प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये जो दे है वो किसकी जगह आ रहा है? वेजिटेबल प्राइसेस, प्राइसेस की जगह आ रहा है। प्राइसेस प्लूरल है इसलिए दे का प्रयोग किया है। अगर ये सिंगुलर होता तो वहाँ पे क्या आ जाता? इट आ जाता। समझ रहे हो? तो वेजिटेबल प्राइसेस की वर्ब रिमेंड है, दे की वर्ब रजिस्टर्ड है। और मंथ ऑफ मंथ कैसे आया बताया था मैंने आपको कि जो एक जैसी नाउन्स हो, बीच में प्रेपोजिशन और दोनों सिंगुलर आएंगे। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, एक बात और समझ लेना, ईयर से पहले एक आर्टिकल ए लगता है, YEAR, ईयर। इससे पहले आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगेगा। क्यों लगेगा साहब? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, इसको जब पढ़ोगे तो इसको ये पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हो? ईयर। ये से पढ़ना है, ई से नहीं पढ़ना है, ईयर नहीं पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, इसलिए ए लगता है, एन नहीं लगता है। आगे आओ। एंड प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स, वैसे तो देखो फ्रूट्स है वो ग्रामेटिकली रोंग ही है, फ्रूट का प्लूरल बनता नहीं है ना। जब आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो प्रश्न आता है कि फ्रूट का प्लूरल नहीं बनता है, फ्रूट को अनकाउंटेबल माना जाता है। और जब फ्रूट का प्लूरल आप बनाते हो तो दो सिचुएशंस बनती है, या तो वो काइंड्स ऑफ फ्रूट अलग अलग दे रखे हों, या फिर उसका मतलब परिणाम हो, नतीजा हो, रिजल्ट हो, तभी ऐसा हो सकता है कि फ्रूट्स करो। सर्ज का मतलब इंक्रीज होना होता है, लिख लो। वैसे एक सामान्य सा शब्द है, बहुत बार पहले भी आ चुका है और आप में से लगभग को पता होगा, मुझे ऐसी आशा है। जो कीमतें हैं फलों की, उसमें बढ़ोतरी हुई कितनी? लगभग 4%। कहाँ से? मार्च के लेवल से अगर बात करें तो। इवन एज ईयर ऑन ईयर द प्राइस गेन्स वर हाफ दैट पेस एट 2.1%। यहाँ तक कि अगर साल दर साल की कीमतों की बढ़ोतरी देखें तो वो कीमतों की बढ़ोतरी भी कितनी थी? हाफ दैट पेस, वो भी आधी थी, इस गति से आधी थी। और कितनी थी? 2.1%। कह रहा है कीमतें जो थी फ्रूट की वो बढ़ी कितनी? 4% तक मार्च के लेवल से। यहाँ तक कि साल दर साल से तुलना करोगे तब भी आपको नजर आएगा कि पहले पेस 2.1% था, प्राइस गेन्स जो थी वो आधी थी लगभग। ठीक है, प्राइस गेन्स की वर्ब है वो वर है। ठीक है, इसमें तो कोई स्क्रीनशॉट वाली बात है नहीं, कुछ खास बातें नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। ऑफ कंसर्न, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेज है ऑफ कंसर्न। ऑफ कंसर्न का मतलब है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग, something which is important, something which is important। अच्छा, मैं समथिंग इस तरह लिख रहा हूँ STH, डिक्शनरी में आपको ऐसा ही मिलेगा समथिंग लिखा हुआ। वैसे SOMETHING पूरा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई खास बात नहीं है।
तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है, इसकी वर्बिज है, दैट कंजंक्शन है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कीमतें हैं किसकी, पल्सेज की। पल्स क्या होती हैं? दाल होती हैं। एंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज शुगर, और जो भी उत्पाद हैं, और साथ साथ में शुगर चीनी, कन्फेक्शनरी मिठाई, शोड एक्सिलरेशंस, इसमें इन्होंने दिखाया, एक्सिलरेशन मतलब बढ़ोतरी, दोनों जगह पे, चाहे आप साल दर साल देख लो या मंथ ऑन मंथ देख लो, इन्फ्लेशन रेट्स में, महंगाई की दरों में, बड़ी आसान सी बात हो गई। और कंसर्न की वर्ब इज है, प्राइसेस की वर्ब क्या है? प्राइसेस की वर्ब है शोड। तो कह रहा है इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम दाल की कीमत देखो, प्रोडक्ट्स की कीमत देखो, साथ में तुम मिठाई और शुगर की कीमत देखो, इन्होंने एक्सेलरेशन दिखाया है दोनों जगह पे, साल दर साल भी, महीने दर महीने भी, इन्फ्लेशन रेट्स की बात है। और बोथ के साथ में यूज करते हैं एंड, तो ये बोथ के साथ में एंड आ रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे बोथ के साथ में आपको दे दिया जाता है एज वेल एज, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। या फिर आपको दिया जाता है अलोंग विद, ये वाली कहानी भी गलत है। तो ना तो अलोंग विद आएगा और ना ही एज वेल एज आएगा, क्या आएगा? बोथ के साथ में एंड आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आसान है। आसान तब तक है जब तक रिवीजन करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो। प्रैक्टिस से बाहर हुए, रिवीजन छोड़ दिया, आसान चीज़ें मुश्किल बन जाएंगी और पहाड़ सा नजर आएंगी, याद रखना हमेशा। आगे देखो, विद द डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ पल्सेस वीकर इन द करंट क्रॉप ईयर। करंट क्रॉप ईयर वर्तमान में जो फसल है, वर्तमान का जो वर्ष चल रहा है उसमें क्रॉप ईयर, वर्तमान के जो फसल है उसकी बात कर रहा है कि इस साल जो हम क्रॉप से आंकड़े निकालेंगे आगे, उसकी बात कर रहा है। तो डोमेस्टिक आउटपुट आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन। तो कह रहा है कि जो घरेलू उत्पादन है किसका? दालों का, ये काफी कमजोर रहा वर्तमान वर्ष के अंदर। तो द सेंटर हैज ऑलरेडी मूव्ड, तो केंद्र सरकार जो है वो पहले ही मूव कर चुकी है किस तरफ? टू टाइटन इट्स मॉनिटरिंग ऑफ तुर एंड उड़द दाल स्टॉक्स। तुर है वो अरहर की दाल को बोलते हैं, उड़द दाल है ही, स्टॉक्स मतलब भंडार होता है, हेल्ड बाय ट्रेडर्स का मतलब हो गया वो स्टॉक्स जो कि ट्रेडर्स ने होल्ड कर रखे हैं। तो केंद्र सरकार ने यहां पे अपनी मॉनिटरिंग, अपना निरीक्षण काफी टाइट कर दिया है ना, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है। किसमें? इन दालों के स्टॉक्स के प्रति जो होल्ड किए गए हैं ट्रेडर्स के द्वारा। सो एज टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, जो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इन ऑर्डर टू। हेड ऑफ का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। हेड ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। भाई ऐसा मान लो हेड ऑफ है कि आपने सर ही कलम कर दिया, आप सर्व कलम कर दिया, मतलब सारी संभावनाएं खत्म, है ना। तो वही है कि आप आगे कुछ ऐसा होना नहीं देना चाहते। टू होल्ड, होल्ड का मतलब क्या है? मैं यहां लिख देता हूं, HOARD। होल्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है HORDE, होल्ड। इन दोनों का मीनिंग आना चाहिए। कुछ परीक्षाओं में कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपसे पूछते हैं, वहां पे ये दोनों काम आएंगे। ये जो HOARD है इसका मतलब तो होता है कलेक्ट करना एक प्रकार से, ठीक है, मतलब इकट्ठा करना। और ये जो होल्ड है इसका मतलब होता है क्राउड, भीड़। जो HORDE है ये क्राउड होता है, HOARD है ये कलेक्ट करना होता है, ये मतलब है। फिर समझना क्या कहना चाह रहा है कि जो डोमेस्टिक आउटपुट है पल्सेस का वो कमज़ोर रहा वर्तमान क्रॉप ईयर में। मतलब क्रॉप ईयर का मतलब समझ जाओ कि पूरे साल जो भी हम फसल उगाएंगे इस साल का ये क्रॉप ईयर कहलाएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कमज़ोर रहा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते क्या किया? मूव किया किस तरफ? टाइटन करने की तरफ। EN जहाँ लगता है लास्ट में उसको हम वर्ब बोलते हैं, टाइटन यहाँ वर्ब है, ठीक है। तो क्या प्रयास किया इसने? चाल चली है या कदम चला है केंद्र सरकार ने कि ये अब सख्ती बरतेगी, मॉनिटरिंग करेगी किसकी? इन स्टॉक्स की। कौन से स्टॉक्स हैं? जो ट्रेडर्स के द्वारा होल्ड किए गए हैं, ताकि क्या कर सकें? ताकि जो कोई भी प्रयास करेगा किस चीज़ का? संग्रहित करने का इन चीज़ों को, है ना, और कीमतों को बढ़ाने का, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, उन चीज़ों को होने नहीं देंगे। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें आ गई। आगे देखो, इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेडली मलिंग। मलिंग का मतलब होता है
थिंक ओवर लिखना इंपॉर्टेंट है, मल बोलते हैं, इसका मतलब है थिंक ओवर। इट आ रहा है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट। ऑल्सो, ऑल्सो का प्रयोग तीसरा प्रयोग है यहाँ पे। दो प्रयोग आप पहले देख चुके हैं। क्या देखा था? मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आता है, देखा था सेंटेंस से पहले ऑल्सो आता है, और तीसरी चीज आप देख रहे हो कि यहाँ इज के बाद ऑल्सो है। इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद में मैन वर्ब नहीं है। ये मैन वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई कार्य नहीं है, एक्शन नहीं है इसमें, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है, ऐसा समझो। रिपोर्टेडली मतलब तथाकथित रूप से, इसको आप परपर्टेडली भी कह सकते हो, परपर्टेडली भी कहा जा सकता है। तो कह रहा है सरकार तथाकथित रूप से, मतलब ऐसा कहा जा रहा है सरकार के बारे में, क्या कि सरकार सोच रही है मोर एक्सपोर्ट कर्व्स, कि ज़्यादा जो निर्यात है उस पर क्या लगाया जाए? रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। कर्व क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस, मतलब प्रतिबंध लगाया जाए। किस पर? शुगर, चीनी पर। अमिड ए प्रोडक्शन शॉर्टफॉल, किसके चलते? क्योंकि उत्पादन कम हुआ है। समझ में आ रही है बात? कह रहा है कि इससे तथाकथित रूप से सरकार यहाँ पे ये भी सोच रही है कि ज़्यादा निर्यात नहीं करेंगे शुगर का, क्योंकि इसका उत्पादन कम हुआ है। टू बी श्योर, निश्चित रूप से। बिसाइड्स द सेंटर्स सप्लाई साइड मेजर्स, केंद्र सरकार का जो भी आपूर्ति के प्रयास हैं, सप्लाई साइड जो मेजर्स हैं, उसके अतिरिक्त, बिसाइड्स क्या होता है? के अतिरिक्त। एक होता है बिसाइड, और इन दोनों का पता होना चाहिए हर एक विद्यार्थी को। बिसाइड और बिसाइड्स दो चीज़ें होती हैं, दोनों ही क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस। बस इतना सा याद रखो कि बिसाइड्स में ये एस एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ही होता है, इसका मतलब के अलावा ही होता है, क्योंकि इसमें एस एक्स्ट्रा है। ये जो है इसका मतलब होता है नियर, नज़दीक। क्लियर है क्या बात? समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार के जो सप्लाई साइड मेजर्स हैं, मेजर्स मतलब उपाय होते हैं, स्टेप्स होते हैं, केंद्र सरकार के जो सप्लाई करने के जो प्रयास हैं उनके अतिरिक्त लास्ट ईयर्स बेस इफेक्ट, पिछले साल का जो बेस इफेक्ट है, ये समझो बेस इफेक्ट क्या होता है। आपने मान लीजिए पिछली क्लास में मार्क्स प्राप्त किए 40%, या मान लो ऐसे कहूँ मैं 100 में से 40 अंक प्राप्त किए, और अगली क्लास में आपने प्राप्त किए हैं 60 मार्क्स। तो जो परसेंटेज निकालोगे इसका कि 20 नंबर आपके बढ़ गए हैं, तो ये परसेंटेज जो है काफ़ी बड़ा नज़र आएगा आपको, क्योंकि बेस इफेक्ट यहाँ से लागू हो रहा है, तुलना आप यहाँ से कर रहे हो। लेकिन वही अगर आपके मार्क्स 90 होते और इस बार आपने 95 प्राप्त किए होते, तो बेस इफेक्ट जो है इस पर कम लागू होगा। समझ में आ रही है बात? मतलब बेस इफेक्ट का मतलब है पिछली चीज़ से कंपेयर जब आप करते हो तो पिछली चीज़ को बेस मान लिया जाता है, उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। बाउंड का मतलब है सर्टेन है, निश्चित है। क्या कह रहा है कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार के जो सप्लाई साइड के स्टेप्स हैं उसके अलावा पिछले साल का बेस इफेक्ट है वो निश्चित रूप से इज बाउंड टू इंश्योर, वो यहाँ पे सुनिश्चित करेगा दैट हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, कि जो खुदरा महंगाई है, और कौन सी खुदरा महंगाई? सभी चीज़ों की, हेडलाइन जहाँ नाम आ गया सब चीज़ों की। इज अनलाइकली, अनलाइकली मतलब इम्पॉसिबल है, वो संभावना नहीं है। किसकी? गो बैक, कि वापस जाएगी अबव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट होता है, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टॉलरेंस लेवल दे रखा है कि हम यहाँ तक सहन कर सकते हैं चीज़ों को, टॉलरेंस सहिष्णुता सहनशीलता होती है 6%, उससे ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे हो? एटलीस्ट कम से कम ड्यूरिंग द करंट क्वार्टर, कम से कम इस तिमाही में तो नहीं जाएगा, वर्तमान तिमाही में तो नहीं जाएगा। फिर समझ लो, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के जो सप्लाई साइड मेजर्स हैं उनके अलावा पिछले साल का बेस इफेक्ट, एक तो केंद्र सरकार के सप्लाई साइड के प्रयास, दूसरा बेस इफेक्ट पिछले साल वाला, ये जो चीज़ है ना, इसके कारण मतलब इसके अतिरिक्त ये जो चीज़ है इफेक्ट, ये यहाँ पे निश्चित रूप से एक सुनिश्चितता लेके आएगा, एक बात निश्चित करेगा कि हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है वो ऊपर ना जाए। किससे? 6% से। 6% क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टॉलरेंस थ्रेशोल्ड रखा है, एक स्तर रखा है, ऊपरी स्तर, कि हाँ यहाँ तक तो हम काम चला लेंगे, इससे ऊपर तो वार्निंग सिग्नल है। ठीक है। फिर कह रहा देयर इज नो रूम, स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी,
फिर भी ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में काम आया है यहाँ पे, मतलब एक वैसे तो एडवर्ब होता है स्टिल, लेकिन यहाँ पे काम वही कर रहा है कि एडवर्स कंडीशन डिनोट करने के लिए फिर भी कह दें, इतनी बातें तुमने कर ली फिर भी देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, कोई जगह नहीं है किसकी, कॉम्प्लेसेंसी की। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है स्मगनेस, मतलब संतुष्टि, या फिर क्या कहोगे, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, फिर भी संतुष्ट होने वाली कोई बात नहीं है। रूम का मतलब जगह होती है, रूम की वर्ब है वो इज है, नो यहाँ डिटर्मिनर है और रूम यहाँ पे नाउन है, ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया, डिटर्मिनर। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फिर एक अंतिम स्लाइड में बात करते हैं कि एज जयंत वर्मा, जयंत वर्मा कौन हुए, ये मेंबर हुए किसके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। अब दो बातें काम की सुनना, ऑन है वो टेम्परेरी मेंबरशिप के लिए आता है। जब आप अस्थायी सदस्यता दिखाते हो, जब आप बताते हो कि अस्थायी सदस्य है कोई चीज़ का, वहाँ पे ऑन लगता है। जबकि इन है वो आता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, स्थायी सदस्यता के लिए। ठीक है, इन आएगा किसके लिए, स्थायी सदस्यता के लिए। ऑन आएगा किसके लिए, अस्थायी सदस्यता के लिए। याद रखेंगे इस बात को। अब जयंत वर्मा, चूंकि कमेटी जो होता है ना वो अस्थायी होती है, जूरी होती है वो अस्थायी होती है। कमेटी गठित क्यों होती है, कोई भी विशेष प्रयोजन के लिए गठित होती है, वो प्रयोजन फुलफिल हो गया, कमेटी भंग हो जाती है। जूरी में भी ऐसा ही है, कोई केस विशेष को रिजोल्व करना है, जूरी बनती है, जजेस साथ बैठते हैं, केस रिजोल्व हुआ, जजेस अलग अलग निकल जाएंगे, फिर दूसरे केस के अंदर दूसरी जूरी बन जाती है। तो ये अस्थायित्व है। तो जयंत वर्मा जो कि मेंबर हैं आरबीआई के मौद्रिक पॉलिसी समिति के, तो इन्होंने क्या किया, फ्लैग किया। फ्लैग का मतलब होता है मार्क करना, चिन्हित करना। पिछले महीने को इन्होंने चिन्हित कर दिया। देयर स्टिल लूम, लूम का मतलब होता है होवर, मंडराना। अभी भी दो मेजर रिस्क हैं, अभी भी दो मुख्य खतरे हैं। टू द इन्फ्लेशन आउटलुक, किस तरफ, जो भी आपका महंगाई को लेकर दृष्टिकोण है उस तरफ। क्या है वो है ऑयल प्राइसेस, एक तो तेल की कीमतें, और दूसरा अनिश्चितता है मॉनसून को लेकर, ये दो चीजें। तो चूंकि जयंत वर्मा जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने पिछले महीने फ्लैग किया था, चिन्हित किया था क्या, कि भाई अभी भी दो मुख्य खतरे हैं। किसको खतरे हैं, इन्फ्लेशन आउटलुक को, महंगाई के आंकड़ों को, या महंगाई का जो नज़रिया है हमारा उसको। वो खतरे क्या हैं, एक तो तेल की कीमतों से महंगाई ऊपर जा सकती है, दूसरा मॉनसून की अनिश्चितता है इस बार, इसलिए। द हाइटनिंग प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, हाइटनिंग होता है बढ़ी हुई, इंक्रीज्ड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो संभावना है किसकी, अल्नीनो की। अल्नीनो एक इफेक्ट है जिसके कारण मॉनसून प्रभावित होता है। तो जो बहुत बड़ी, हाइटनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, प्रोस्पेक्ट यहाँ पे नाउन होगा, द यहाँ डिटर्मिनर है, तो बहुत ज़्यादा जो संभावना है अल्नीनो का, ये फॉरबोर्ड करता है। फॉरबोर्ड क्या होता है, फॉरबोर्ड का मतलब होता है पोर्टेंड, मतलब पूर्व सूचना देना। ये एक संभावना की पूर्व सूचना है। क्या संभावना है, इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है इर्रेगुलर, अनियमित। और इवन सिग्निफिकेंटली डेफिशिएंट रेनफॉल, सिग्निफिकेंटली मतलब है कंसिडरेबली, काफ़ी ज़्यादा। डेफिशिएंट का मतलब है कम, रेनफॉल मतलब बारिश, इंपैक्टिंग मतलब प्रभावित करेगी, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन मतलब अनाज का उत्पादन, एंड पॉलिसी मेकर्स और जो नीति निर्माता है कैन इल अफोर्ड, इल अफोर्ड जहां लगता है इसका मतलब कैन नॉट अफोर्ड, और ये वहन नहीं कर पाएंगे। क्या, टू ड्रॉप देयर गार्ड, ड्रॉप देयर गार्ड का मतलब है अपनी केयरलेस हो जाना, यूँ कह सकते हो। आप जितने अटेंटिव हो फिलहाल, जो आपने ध्यान लगा रखा है उसमें कमी कर देना बोल सकते हो ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई पर। समझना, जो बहुत ज़्यादा संभावना है अल्नीनो की, वो यहाँ पे संकेत दे रही है कि यहाँ या तो अनियमित, इर्रेगुलर, या फिर बहुत ज़्यादा कम बारिश होगी। इससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रभावित होगा, और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को लेकर अपना ध्यान कम नहीं कर सकते, अपनी सतर्कता को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ये सारी कहानी इस एडिटोरियल में थी। उम्मीद है सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके समझ में आ गई होगी। ज़रूर से वीडियो को शेयर किया कीजिए, मैक्सिमम शेयर करें, हर एक दिन सेशन देखें, हर बात को नोट करें, रिवीजन कर कर नेक्स्ट सेशन को देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तब बहुत कुछ चीज़ें सीखने को है। एडिटोरियल के थ्रू हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं, करंट अफेयर्स भी अपडेट होता है, ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर।
जो कि आप सीख पाएंगे इस छोटे से सेशन के द्वारा। चलिए मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।